उपभोग, इसको समझना पड़ेगा। तो लिखिए थोड़ा एरो बना के इसके बारे में लिखिए, उपयोगिता या संतुष्टि उपयोगिता या संतुष्टि के लिए किए जाने वाले खर्च को उपभोग कहते हैं। उपभोग कहते हैं मतलब ये मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए, प्रोडक्शन के लिए नहीं है ये खर्चा। कोई भी चीज जिसे हम इस्तेमाल करते हैं, उपभोग तो आप जानते हैं ना, हम इंद्रियों से उसका वो करते हैं, हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है, या यूं कह लो कि सेटिस्फेक्शन के एक्सपेक्टेशन में हम ये करते हैं। ऐसा जैसे आप चाय पीने जा रहे हो तो एक्सपेक्टेड है ना कि चाय पीनी है मुझे, मतलब आपको उपयोगिता एडवांस में फील होने लगती है। वैसे भी इकोनॉमिक्स में उपयोगिता प्री कंजप्शन स्टेट ऑफ माइंड होती है, यानी उपभोग से पहले की स्टेट ऑफ माइंड होती है, और संतुष्टि बाद का होती है। जब आप कर लेते हो तब संतुष्टि वर्ड यूज होता है, लेकिन मैं ज्यादा आपको चक्कर में नहीं डालना चाह रहा था, तो मैंने इसको ऐसे कॉमन करके लिखा। कोई उपयोगिता या संतुष्टि के लिए जब हम खर्च करते हैं, कोई बर्गर खाने जा रहे हैं, या हम कोई कपड़ा पहनने के लिए, खाने के बेचने के लिए नहीं, मतलब बर्गर लेने इसलिए नहीं जा रहे हैं कि उसको लेके बेचना है, हम यूज करेंगे उपभोग। तो जूते, स्मार्टफोन, कोई भी चीज इस तरह से उसका मकसद आप यूज कर रहे हो, उससे फिर कोई दूसरी चीज पैदा भी नहीं करनी है, आपके लिए है। जैसे आप गाड़ी लाए तो ले तो खुद आए, लेकिन इसको टैक्सी के रूप में चला रहे हो, ये उपभोग नहीं है, ये निवेश है, वो आगे आएगा। भ्रमित तो नहीं हो रहे? है ना? पैराग्राफ चेंज करो। किन्स के अनुसार एक न्यूनतम मूलभूत स्तर को छोड़कर कोमा लगाइए, उपभोग न्यूनतम स्तर को छोड़कर उपभोग आय के स्तर पर निर्भर करता है। लिखते रहिए, आय के बढ़ने से उपभोग बढ़ता है, और आय के कम होने से उपभोग भी कम हो जाता है। इसे निम्न प्रकार दिखाया जा सकता है। ऐसा एक डायग्राम बना हुआ है। यहाँ इकोनॉमिक्स में जीरो लिखा जाता है आमतौर पे, इसको ओरिजिन का पॉइंट कहते हैं। ओरिजिन ऐसे नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, बाकी आप जीरो लिखते हैं। और इस जगह पे आई लिखें इधर, इनकम,
आय का स्तर लिख दें इसे पूरा, और यहाँ उपभोग का स्तर लिखते हैं, या सिंपल उपभोग लिख दीजिए। राइट, ऐसे बनाइए। ये लाइन यहाँ ऊपर से शुरू करनी, यहाँ से नहीं, कहीं भी से करो लेकिन जीरो से ऊपर से कहीं नहीं। कंजप्शन लाइन, ऑब्लिक, कैरो भी कह सकते हैं, कंजप्शन कैरो। मतलब उपभोग की रेखा या उपभोग का वक्र। ये जो लाइन है ये बता रही इनके बीच में कनेक्शन, आय के और उपभोग के बीच में। किन्स ने कहा कि एक न्यूनतम मूलभूत स्तर को छोड़कर, ये है वो न्यूनतम स्तर। इनकम जीरो होने पर भी ये उपभोग दिख रहा है। ये एक बेसिक प्रकार का उपभोग है जिससे आप जो करना पड़ता है आपको, चाहे इनकम जीरो हो जाए। आप कहेंगे इनकम जीरो है तो ये कैसे होगा? तो कोरोना का जो पीरियड था इसमें कई लोगों की इनकम जीरो हो गई, वो उपभोग करते रहे। फिर भी कैसे किया होगा उन्होंने? मतलब सेविंग को डिससेव किया होगा। जैसे किसी की बैंक में एफडी तुड़वा ली होगी। एक होता है सेविंग, एक होता है डिससेविंग, मतलब बचत है बचत। जब आप अपनी बचत को निकाल रहे हो, वो बचत होती किस लिए, आप ये तो बताओ। मतलब बचत ऐसे तो कमाने के लिए होती है, मतलब ब्याज कमाते हैं लोग, लेकिन उसका मकसद ज्यादा यही होता है आड़े दिन, आड़े दिन में फायदा मिल जाए हमें, इसलिए होती है। अच्छा, बचत भौतिक और वित्तीय दोनों प्रकार से हो सकती है। आप सुनते रहेंगे ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा, प्लस आपका ज्ञान बहुत बढ़ जाएगा। आप सुस्त ना रहें, अलर्ट रहें, उससे आपको मतलब बेनिफिट को अधिकतम करना है। क्लास में तो आ ही गए हो, फिर क्या है, बाकी की दुनिया को तो छोड़ के आया करो। कम से कम एक टाइम में तो आनंद की अवस्था में रहें। जो होना होगा हो जाएगा, फेल होना हो जाएंगे, पास होना हो जाएगी, कुछ को कहीं जाना, कुछ भी हो जाएगा। 2 घंटे हम यहाँ हैं बस। मैं तो खुद योगा करता हूँ अपनी क्लास में। मेरे घर वाले दूसरे सब ये सोचते हैं कि मैं थकता क्यों नहीं हूँ, मुझे थकान क्यों नहीं होती। मतलब मेरे पैर दुखते हैं, ये बात सही है, लेकिन मेरा दिमाग में कुछ नहीं होता है। मैं कल ही मेरी वाइफ को कह रहा था कि मैं योगा करता हूँ क्लास में। बोले कैसे? मैंने कहा चित्त वृत्तियों का निरोध ही योग है। पतंजलि ने कहा चित्त वृत्तियों का निरोध, मतलब चित्त में जो वृत्तियां आती रहती है वो रुक जाए, यही योगा है। और मैंने कहा जब मैं क्लास में जाता हूँ तो मेरे चित्त में कोई वृत्ति नहीं रहती, यानी न मुझे घर याद रहता है, सच में, मैं झूठ नहीं बोल रहा है, मॉर्निंग का टाइम है, मुझे कुछ ध्यान नहीं रहता है। और कई बार तो मुझे ये लगता है कि इस बोर्ड पे आने के बाद मैं हूं या कोई और तो नहीं है, ऐसा भी लग जाता है। कोई तलवार से भी पीछे से काट देगा तो मुझे शायद ही पता लगेगा कि कोई है। मतलब इतना मैं उसमें स्थित प्रज्ञ हो जाता हूँ, मतलब अपने काम के अंदर। मुझे बहुत प्यार है अपने काम से, जरूरत से ज्यादा। इसलिए नहीं कि मैं उससे पैसा कमाता हूँ, मुझे उससे प्रेम है। हर किसी को अपने काम से प्रेम होना चाहिए, तभी वो जिंदगी में आगे बढ़ सकता है और उसको आनंद प्राप्त हो सकता है। नहीं तो काम करते हुए आनंद की बात तो कभी हो ही नहीं सकती जिंदगी में। काम को अगर आप बोझा समझ लेंगे तो हमें क्या मतलब है किसी राग और उससे। जब हम यहाँ आ गए तो हमें क्या लेना देना। इसमें एंट्री होने के बाद फिर दुनिया अलग है। फिर भी यहाँ बच्चे बैठे बैठे कुछ कुछ सोचते रहते हैं, कहीं के कहीं चले जाते हैं। इसलिए उनको कहता हूँ कि भाई एक जगह रहो तो इसमें आप एकाग्र हो जाओ। एकाग्र होने से आपकी मेंटल पावर जबरदस्त बढ़ जाएगी और याद भी रहेगा और भूलोगे भी नहीं।
अब आपको इन्हीं चीजों से अलग होना है। संसाधन तो सेम ही हो गए, आज कोचिंग यूट्यूब से लेकर कितने सारे संसाधन अवेलेबल है। आज एक गांव का बच्चा भी आपको गांव में रहते हुए खेती बाड़ी करके चुनौती दे सकता है, आप उसको कमजोर ना समझें, क्योंकि आज उसके पास भी यूट्यूब है, वहाँ गांव में खेत देख, वहाँ बेटा बेटा कोचिंग कर लेगा वो। इसलिए आप अलग कैसे होगे फिर? हार्वर्ड जाने से हार्वर्ड जैसे नहीं हो जाते हैं, उस हार्वर्ड जाने से हार्वर्ड जैसा आप बनोगे तब होगा ऐसा। केवल दिल्ली केंद्र पे आने से आईएएस बन जाते हो तो इतनी सारी भीड़ आती है यहाँ, तो कई लोग आईएएस हो चुके होते हैं। इसलिए आप ध्यान दें, मतलब जो मैंने कहा बचत दो प्रकार की होती है। बचत थोड़ी पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको ताकि आपको क्लियर। धन के रूप में बचत फॉर्मेट, मतलब जैसे कि बैंक में एफडी करा दी, धन का फॉर्मेट है उसका, पोस्ट ऑफिस में जमा करा दिया, इस तरह का। ये वित्तीय है। शेयर खरीद लिया किसी कंपनी का, बहुत ही हाईली लिक्विड मार्केट होता है, जब चाहो तब बेच दो एक इंस्टेंटली। ये वित्तीय फॉर्मेट है। बॉन्ड ले लिया, शेयर ले लिया, एफडी करा ली, है ना? है मान लो उसको भी। वो तो बहुत ही संदेह के घेरे में है, लेकिन आपने कह दिया तो आपकी बात कैसे टाल सकते हैं? क्रिप्टो करेंसी भी मान लिया, बिटकॉइन। तो ये सब जो है वो मतलब फाइनेंशियल फॉर्मेट है। एक भौतिक होता है जिसका सबसे जो है ये सोना। महिलाएं क्या कहती है? मेरी चूड़ियां मनवा दो, मेरा ये कर दो, और वो हमेशा तैयार रहती है। भारतीय संस्कृति मतलब जब अगर मुश्किल आती है तो कहती है मेरी चूड़ी बेच दो, कोई दिक्कत। तो वो बचत ही तो है कि भाई चूड़ी बेच के काम चला दो आप। कई लोगों ने बेचे होंगे अपने गहने इस पीरियड में, ऐसा थोड़ी है। तो डिस सेविंग करके कर सकते हो। जीरो इनकम फ्लो होता है, बचत स्टॉक होता है, समझे? मतलब जैसे कि आपकी बचत हो गई अब तक कितनी, स्टॉक है ना, उसको निकाल लो। और करंट फ्लो आपका जीरो है, कोई बात नहीं, जो सेविंग की स्टॉक है उसको हटा के कंजप्शन करते रहो। तो ये इसलिए यहां से शुरू है ये। अब आपके मन में किसी के आ रहा होगा कि मान लो सर किसी के पास तो सोना या कुछ नहीं हो, तब तो उसके बाद वो किसी और की बचत इस्तेमाल कर लेगा। कैसे? उधार लेके। ये मान्यता गलत नहीं है उनकी कि जीरो लेवल पे भी कंजप्शन होता है। इसके बाद आप देख ही लीजिए कि जैसे जैसे आय बढ़ रही है वैसे वैसे कंजप्शन बढ़ रहा है। पैराग्राफ चेंज करिए। इस प्रकार कोमा लगा के लिखिए, उपर्युक्त चित्र के अनुसार आय के शून्य स्तर पर भी उपभोग का एक न्यूनतम स्तर होता है। लेकिन जैसे जैसे आय बढ़ती है जैसे जैसे आय बढ़ती है तो उपभोग भी बढ़ने लगता है। पैराग्राफ चेंज करें। यह ध्यान देने योग्य है कि किन्स के अनुसार उपभोग में होने वाले परिवर्तन उपभोग में होने वाले परिवर्तन आय में परिवर्तनों की
तुलना में कम होते हैं, कम होते हैं। क्योंकि क्योंकि लोग आय के एक भाग की बचत कर लेते हैं। आय के एक भाग की बचत कर लेते हैं, पूर्ण विराम लगाइए। किस द्वारा इसे किन्स द्वारा इसे उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम इसको अंडरलाइन कर लें, उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम के नाम से संबोधित किया गया। यहाँ से अब मंदी के कारण पकड़ में आ रहे हैं। मतलब क्लासिकल अर्थशास्त्री कहते थे कि सारा का सारा ही लोग, मतलब जैसे मैं कमा रहा हूं तो सारा खर्च कर दूंगा आनंद के लिए, अभी के लिए। अब यहाँ केन्स क्या कह रहे हैं, आय चेंज होगी तो उतना उपभोग नहीं बदलेगा जितना आय चेंज होगी। जैसे इस डायग्राम को भी मैंने, अगर हम देखें उनकी बात को, जैसे मैं ये पॉइंट लेता हूँ, ठीक है, वैसे ही देखो आप, तो उपभोग कितना दिख रहा है यहाँ तक, ठीक है, यानी इनकम इतनी है तो उपभोग का स्तर ये दिख रहा है। अब इनकम को मैंने चेंज किया, मतलब और अब उपभोग भी बदलेगा। आप तुलना करें, आय में चेंज यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये दूरी देखें आप, ये चेंज हुआ ना आय में, और उपभोग में ये चेंज हुआ। अब आप दोनों एरो की लंबाई को तुलना करें, मतलब ये ज्यादा लंबा है और ये, तो बाकी कहाँ चला गया, तो वो कह रहे हैं उपभोग बचत हो रही है। कि और कुछ नहीं, इसी को मैंने ड्रॉ ही इसको पहले ऐसे ही कर रखा है। अगर मैं इसका स्लोप थोड़ा यूं कर देता तो ये बराबर दिख जाते। ये जो लाइन है आप थोड़ा मतलब वो रहो, अलर्ट रहो। मतलब इसको मैं यूं कर दूं अगर, तो ये और ये बराबर होने के चांस नहीं होंगे। मैं पहले ही सोच के खींचा हुआ है क्लास। जब मैंने ये लाइन बनाई तो मैं पहले से उनको पढ़ के, मतलब उनके दिमाग के हिसाब से बनाई। देखो ये डिस्टेंस, इसको माप लेते हैं, ये है लगभग इस तरह की, और ये देखना आपके सामने प्रयोग करता हूँ। पहले तो इसको माप के यहाँ ये पॉइंट मान लो, ठीक है। अब मैं इस लाइन, एक लाइन ड्रॉ करता हूँ ऐसी, अब मैं ये जो लाइन है ये, इसको ऐसे बना दूं और इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा ऐसे, तो मैं क्या ऐसी लाइन नहीं बना सकता इसमें, ये इस तरह की लाइन नहीं बना सकता जो इस तरह से जा रही हो, मतलब समझ रहे हो आप इस चीज को, एक प्रयोग। तो फिर ये चेंज लगभग वैसा का वैसे आ जाएगा। 45 डिग्री लाइन बना दो, 45 डिग्री ऐसे करके, तो वो बराबर हो जाएगा। 90 डिग्री बराबर तोड़ दोगे आप, तो इधर वाली डिस्टेंस उधर सेम कन्वर्ट होगी। ये 45 डिग्री नहीं है, माप सकते हो आप इसको, ये 45 नहीं बनेगा। ये ट्रिक्स होती हैं,
मैं उनके विचार के हिसाब से बनाया, मेरी ट्रिक नहीं है, तो उनका विचार मेरे को पता है, तो मैंने स्लोप जानबूझ के ऐसा बनाया। ये बात समझ आ रही है कि वो क्या कह रहे हैं? मतलब कि इनकम बढ़ने से उपभोग बढ़ेगा, उतना नहीं बढ़ेगा, क्योंकि लोग क्या करते हैं, बचत करते हैं। अब जैसे बचत, उन्होंने बचत का विरोधाभास भी दिया था केन्स ने। विरोधाभास में उनका ये कहना था कि व्यक्तिगत रूप से बचत अच्छी होती है। विरोधाभास कब आता है लाइफ में? जैसे गाड़ी खरीदना व्यक्तिगत रूप से अच्छी होती है, लेकिन सामाजिक रूप से धुआं निकालती है, तो समाज को नुकसान होता है कि नहीं होता है? तो विरोधाभास हो गया ना ये। ऐसे ही बचत हम करेंगे तो सही होगा, लेकिन ये अगर पूरा देश में बचत ज्यादा हो जाएगी तो उपभोग कम नहीं हो जाएगा? तो मांग कम होगी, उत्पादन गिर जाएगा। लेकिन बचत का विरोधाभास उन्होंने सुलझाया भी आगे चल के, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। लेकिन यहाँ थोड़ा सा आप संकेत पकड़ सकते हो कि मंदी का कोई पॉइंट मिल सकता है आपको यहाँ, और ये पॉइंट क्या है? बचत के अंदर आ रहा है ये पॉइंट। अगर किसी देश में बचत ज्यादा होती है तो वो मंदी का मार्ग खोल सकती है। डिमांड नहीं होगी ना, फिर लोग उतना डिमांड नहीं करेंगे, तो उससे फिर दिक्कत आ सकती है। तो इसको मनोवैज्ञानिक नियम के नाम से उन्होंने बोला। पैराग्राफ चेंज करिए। किन्स के द्वारा उपभोग के मनोवैज्ञानिक नियम उपभोग के मनोवैज्ञानिक नियम को स्पष्ट करने के लिए एक अवधारणा का प्रयोग किया गया, जिसे उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति इंग्लिश में लिखे पीछे, इसको अंडरलाइन कर रहे हैं, ब्रैकेट में लिखे, पहले तो छोटा लिखे एमपी से। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति की अवधारणा का प्रयोग किया गया। की अवधारणा का प्रयोग किया गया और ये कहा गया कि उसका मान एक से कम, इसको भी अंडरलाइन करें और इंग्लिश में लिखें लेस देन 1। एक से कम होता है। तो ये टेक्निकल कॉन्सेप्ट उन्होंने यूज किया, तो इसका अर्थ अभी हमें पता लगाना पड़ेगा, इसका मतलब क्या है, अर्थ क्या होता है इसका। तो पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। यदि किसी व्यक्ति की आय एक इकाई,
इसको एक्सप्लेन करने के लिए ब्रैकेट में लिखिए, जैसे कि 1 रुपया, आदि, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। यदि किसी व्यक्ति की आय 1 इकाई से बदल जाए, तो उसके कारण उपभोग में होने वाले परिवर्तन को एमपीसी कहते हैं। पूर्ण विराम लगाइए। जैसे सवाल आ रहे यूपीएससी में ऐसे पढ़ने पड़ेंगे आपको। तो एमपीसी का मतलब किन्स कह रहे हैं, अपने मनोवैज्ञानिक नियम में ये बता रहे हैं कि आय जितनी बदलेगी उतना उपभोग नहीं बदलेगा, ऐसा बोल रहे हैं। उस बात को और अच्छे ढंग से कहने के लिए उन्होंने ये बोला कि एमपीसी का मान 1 से कम होता है, मतलब 1 के बराबर नहीं होगा, 1 से कम होगा। एमपीसी का मतलब ये होता है कि किसी व्यक्ति की इनकम को 1 यूनिट से बदलें। भारत है तो 1 यूनिट का मतलब 1 रुपया है, अमेरिका है तो 1 यूनिट का मतलब $1 है। 1 से बदलने पर उपभोग में कितना चेंज होगा, इसी को वो एमपीसी कहते हैं। आगे लिखिए, एमपीसी का सूत्र निम्न प्रकार होता है। तो ऐसे लिखिए आप, डेल सी डिवाइडेड बाय डेल वाई। लिखिए यहाँ पर डेल सी इज इक्वल टू उपभोग में परिवर्तन। ये डेल का मतलब परिवर्तन होता है, त्रिभुज जैसा जो बना हुआ है, उपभोग में परिवर्तन। ये और डेल इकोनॉमिक्स में जीडीपी, इनकम वगैरह को वाई कहा जाता है। तो आप लिखिए आय में परिवर्तन। अब आप ऐसे देखें, लिखिए, पहले पैराग्राफ चेंज करिए। इस प्रकार किन्स के अनुसार, डैश लगा दें और नीचे लिखिए डेल सी अपॉन डेल वाई लेस देन 1। इसको इनको वो करेंगे तो 1 से कम वैल्यू आएगी। अब मैं एक न्यूमेरिकल से बता देता हूँ आपको। किसी व्यक्ति की इनकम 100 से चेंज हुई तो यहाँ वैल्यू 100 आएगी। अब आपको ये पता लगाना है कि उसका उपभोग कितने से बदल रहा है। तो जब आप पता लगाने जाओगे तो किन्स के अनुसार यहाँ 100 से कम वैल्यू आएगी। माना कि 100 आ गई तो 1 आ जाएगी। वो कह रहे 1 से कम होती है, बचत को दिखाना चाह रहे हैं ना। तो यहाँ कुछ भी लिखो लेकिन 100 से कम लिखना पड़ेगा। जैसे 80 लिखा तो एमपीसी का मान 0.8 हो जाएगा। आप यूं भी कह सकते हो कि 80 के उपभोग को आप 100 की इनकम से डिवाइड कर रहे हो, तो पर यूनिट इनकम पे कितना उपभोग है, जिससे डिवाइड करते हो उसकी पर यूनिट होती है ना। तो पर यूनिट ऑफ इनकम पर कितनी कंजप्शन वैल्यू आ रही है, यही तो ये कहना चाह रहा है। इस सूत्र का मतलब और क्या है कि उपभोग के परिवर्तन को डिवाइड कर रहे हो इनकम। जैसे क्लास की टोटल हाइट को
मैं लिख दूं यहाँ पे, और फिर क्लास के बच्चों की संख्या लिख दूं यहाँ पे, तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, पर स्टूडेंट औसत हाइट निकाल रहा हूँ ना एक पे, जिससे डिवाइड करते हो उसका एक है ना, ये एक पे कितना आएगा, ये यही तो निकाल रहे हो आप। तो ऐसा करके अब आप सोच लो, मैं चाहूँ तो इसको नीचे 1 भी लिख सकता हूँ। एक इनकम बदलने पे कितना बदल रहा है, 0। इसी को सोल्व करके आप ऐसे लिखना तो बेतुका सा दिखता है, इसलिए नीचे एक नहीं लिख रहा था, लेकिन आप इससे काट रहे हो इसको, तो इसके लिए तो 1 ही आएगा ना। अब यहाँ जो आ जाएगा, तो ये आ तो रहा है 0.8। चाहे तो आप ऐसे लिखें इसको, MPC 0.8 है, का मतलब मन में आपको ये सोचना है कि 1 रुपए से इनकम चेंज होगी तो उपभोग 80 पैसे से चेंज हो रहा है, 0.8 रुपये है ये, क्योंकि आपकी नीचे जो है वो रुपए में होती है ना, ये मैं रुपए लिख नहीं रहा, बस वो एक अलग बात है, ये लो लिख देते हैं, इससे क्या हो जाएगा, ये लगा दो रुपए, तो रुपए 0.8 का मतलब क्या है। तो हम देश काल और मुद्रा से मुक्त रखने के लिए कोई रुपए नहीं लिख रहे, और ऐसे लिख रहे हैं, वैल्यू लिख दी सीधी, करेंसी का नाम नहीं लिख रहे, और लिखना हो तो लिख दें, इससे क्या है। तो पर 1 रुपी इनकम चेंज पे कंजप्शन चेंज कितना जुड़ा हुआ है, 0.8 का मतलब 0.2 कहाँ चला गया, उपभोग में चला गया, वही सॉरी सेविंग में चला गया, और ये उपभोग है, वो सेविंग में चला गया। इसका मतलब एक कॉन्सेप्ट और होता है, MPS, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, और MPC दोनों मिलके 1 बनेगा, मतलब MPS प्लस MPC इज इक्वल टू 1, राइट, इस तरह से। तो ये क्यों पढ़ा रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये सब पढ़ाने की आवश्यकता क्या है, ऐसे लग रहा होगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स है ये, आप बचत उपभोग और आय का संबंध नहीं जानोगे मैक्रो में, क्या पढ़ोगे फिर, थ्योरेटिकल आधार होना चाहिए ना। तो इनके कनेक्शंस, मैक्रो इकोनॉमिक्स कनेक्शंस भी देखती है। देखो कनेक्शन यहाँ क्या बन रहा है, ई ध्यान से सुनना आप, हम कह रहे हैं कि समग्र मांग पे जीडीपी डिपेंड करता है, समग्र मांग का एक घटक उठाया मैंने, सी। आप ये बताइए कि सी बढ़ता है तो समग्र मांग बढ़ेगी, क्योंकि समग्र मांग का घटक है वो। सी से मांग बढ़ती है कि नहीं, बढ़ती है ना सी, आप जितना उपभोग करोगे तो मांग बढ़ेगी, इसमें कोई कहने वाली बात थोड़ी है। उपभोग बढ़ने से मांग बढ़ती है, क्लियर, मांग बढ़ेगी जीडीपी बढ़ेगा, ये भी क्लियर, किन्स के अनुसार, हम किन्स को पढ़ रहे हैं, अपना माइंड नहीं चलाना हमें। मांग बढ़ी तो जीडीपी बढ़ेगा, और जीडीपी बढ़ेगा तो वापस कंजप्शन बढ़ेगा, फिर कंजप्शन बढ़ेगा तो वापस, हाँ, इंटरेक्टिव, इसमें मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट होता है। मंदियां गहरा जाती है, मंदी स्टार्ट होती है फिर गहरी हो जाती है, पूछिए कैसे। कंजप्शन गिरा, मान लो इनकम गिरी किसी भी वजह से, कोरोना में प्रोडक्शन नहीं हुआ, तो बिना कंजप्शन, पहले कंजप्शन नहीं गिरा, पहले कौन गिरा, प्रोडक्शन, वेरी गुड। नहीं तो कंजप्शन और आय आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये सवाल खड़ा हो जाता है कि पहले वो गिरा कि वो गिरा। कि कोरोना में आपको ये सवाल खड़ा करने की आवश्यकता नहीं है, पहले प्रोडक्शन गिरा, क्योंकि हम काम नहीं कर पा रहे थे, प्रोडक्शन गिरा तो कंजप्शन गिरा, अब उसके बाद तो फिर खुद ही वो गिरते जाएंगे, मतलब कंजप्शन गिरा, फिर कंजप्शन गिरा तो फिर मांग गिरी, तो फिर प्रोडक्शन गिरा। अवसाद किसको कहते हैं, जो बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं, वो और गिरते चले जाते हैं, फिर वो बाहर नहीं निकल पाते, स्लाइड करते चले जाते हैं। भूगोल में जो चक्रवात और प्रतिचक्रवात आप पढ़ते हो, उनकी जो स्पीड है वो शुरू में नहीं होती है, शुरू में तो ऐसे धीरे हवा चलती होगी, तो यही हवा ऐसे ऐसे स्पीड पकड़ते पकड़ते बिल्डिंग को भी टोर्नेडो आ जाते हैं, तो पूरा बिल्डिंग को ही घुमा के ले गया। लेकिन क्या उसकी शुरुआत,
हर चीज की शुरुआत शून्य से है दोस्तों। कोई डायरेक्ट नहीं बनता है इस दुनिया में, कोई फिनोमिना थोड़े से स्टार्ट करता है। अडानी जी ने भी थोड़े से शुरू किया था, जब वो अपना 10वीं पास भी नहीं कर पाए और गए थे, और आज वर्ल्ड के 3rd रिचेस्ट पर्सन। लेकिन क्या वो शुरू से ही रिचेस्ट थे? वो रहे होंगे तो उनके पिताजी नहीं रहे होंगे, कोई तो किसी ने तो शुरू किया होगा कहीं से। कोई सा भी फिनोमेना, हवा हो, ये हो, मंदी हो, कुछ भी हो, कहीं से शुरू होती, पहुंच कहीं जाते हैं, यही होता रहता है। वो आपस में खींचते जाते हैं, इसको मल्टीप्लायर कहते हैं। वो मैं आगे बताऊंगा आपको, डिराइव करूंगा क्लास में मल्टीप्लायर। जब यूपीएससी मनी मल्टीप्लायर पूछ सकता है पीटी में, तो ये वाले मल्टीप्लायर भी आ सकते हैं। तो मनी मल्टीप्लायर भी पढ़ाऊंगा और इसमें भी मैं बात करूंगा, फिलहाल वो समय नहीं है। तो कंजप्शन की आपस में जो कनेक्शन है वो क्लियर हो गई। ये सी हुआ आपका, फर्स्ट हुआ। अब सेकंड पे आइए। आपका मैं समझा देता हूँ। पहले आपने एक लाइन लिखी थी, केन्स क्या कहते हैं। दूसरा आप समग्र मांग को पढ़ रहे हो, तो यहाँ समग्र मांग का सूत्र लिखा हुआ। फर्स्ट आपने सी लिखा, वो कंप्लीट हो गया। अब दूसरे पे आइए। लिखिए आई इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट निवेश राइट। तो आप लिखिए इसके बारे में, उत्पादन क्षमता बढ़ाने, उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए किए जाने वाले खर्च को उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए किए जाने वाले खर्च को निवेश कहते हैं। यह खर्च मुख्य रूप से मशीनों, उपकरणों, भवनों आदि पर किया जाता है। अब चेंज हो गया ना, नेचर बदल गई। मतलब उपभोग संतुष्टि के लिए है और निवेश उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए है। देखते हैं, पहले आप पैराग्राफ चेंज करें। किन्स के अनुसार निवेश ब्याज दरों के साथ, ब्याज दरों के साथ उल्टा संबंध रखता है। इसे निम्न प्रकार दिखाया जा सकता है। इस पर ब्याज दर लिख लें और निवेश इधर दिखाएंगे, निवेश का स्तर। और ऐसा एक वक्र बनाएं इस तरह से।
इन्वेस्टमेंट लाइन ऑब्लिक कैरो। तो इसमें अपोजिट चल रहा है, उल्टे चल रहे हैं, मतलब ब्याज दर अगर जीरो से ज्यादा मतलब बहुत ऊपर है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे इस पॉइंट पे लिया हमने, सॉरी माफ